कुछ ऑफिसर्स महानगर पालिका के ऐसे हैं जो पर स्क्वायर फीट 300 रुपया लेते हैं। मैं 300 रुपया हमको पर स्क्वायर फीट दीजिए और धड़ल्ले से आप काम कीजिए। क्या सच में मुमरा का विकास हुआ या विकास के नाम पे मुमरा के लोगों के साथ धोखा हुआ? सोचने में क्या जाता है। ख्वाब देखिए कि हमारे मुमरा में ऐसी 10 बिल्डिंग है और 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितना ख्वाब दिखवाओगे मुफ्ती साहब कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है। एक कॉपी पे लिख के दे देता हूँ आरिफ भाई कि आने वाले दिनों में यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा ताकि वो मुमरा को रिप्रेजेंट कर सके। ये शक्ल है डेवलपमेंट की मुमरा में। क्या लोगों को 4 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 50 मिनट 1 घंटा लगता है। मेन जड़ करप्शन ही है, चाहे वो हमारे नगर सेवक क्यों ना हो। मैं खुल के आपके चैनल पे कहता हूँ, चाहे वो हमारे नगर सेवक क्यों ना हो। बिल्डिंग बनती है, सभी को मालूम है कि 300 रुपये स्क्वायर फीट जो हमारे अवार्ड साहब ने जो ट्वीट किया था वो किस ऑफिसर को मिलता है, अब पर स्लैब पर कितना पैसा नगर सेवक को मिलता है, सभी को मालूम है, हकीकत है। और कितना सब्र और कितनी उम्मीदें और कितना आश्वासन। इलीगल कंस्ट्रक्शन ही हमारे मुमरा को एक दिन बर्बाद कर देगा। आप इतने बड़े माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हो कि अपने एरिया में एक लाइट का पोल क्यों नहीं लगवा पाए? अरे यहाँ तक हॉकर्स बेचारों के लिए एक शौचालय नहीं है मुमरा में, तो पूरे थाना कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे। बहुत लोगों ने हालात ख़राब करने की कोशिश चाही और कर भी रहे हैं। ना सूरज की रोशनी है, ना कुछ हवा की पासिंग है, बस बिल्डिंगें बनती जा रही है। हमारे दोस्ती के पीछे एक रिजर्व प्लॉट था स्कूल का, एक रिजर्व प्लॉट था गार्डन का, उसके ऊपर आज 7 माले की जीपी बिल्डिंग बन गई। जो थे जगह वो टूटवा दिए, शौचालय रास्तों पे थे वो टूट गए। डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मतलब क्या है, क्यों मतलब जुल्म ढा रहे हैं मुमरा की आवाम पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुमराकर आरिफ। आज हमने एक नई वेब सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है फैक्ट्स विद मुमराकर आरिफ। इस वेब सीरीज़ में हम मुमरा के तमाम सोशल वर्कर, पॉलिटिशियंस, मतलब जितना ज़्यादा लोग हो सके उनसे राय लेंगे कि सच में मुमरा का विकास हुआ या विकास के नाम पे मुमरा के लोगों के साथ धोखा हुआ। तो यही जानने के लिए आज हमारे साथ पहले एपिसोड में है जनाब मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब। अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त नवाजी है और मुमरा के सारे लोग इनसे बहुत प्यार भी करते हैं। और माशाल्लाह से बाय प्रोफेशन मुफ्ती साहब एक बिजनेसमैन है और पॉलिटिक्स में एनसीपी पार्टी जो शरद पवार गुट की है उनमें थाना डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी है और अभी फ़िलहाल लॉयर की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो चलिए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि सच में मुमरा का विकास हुआ है या नहीं। तो मुफ्ती साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे फैक्ट्स विद मुमराकर आरिफ। और सब में पहले अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी बातें आपके माध्यम से, आपके ज़रिए हम लोगों तक, आवाम तक, जनता तक पहुँचाएँ। और आपने सारी बातें लगभग कह दी है और हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि जनता को, आवाम को, उनको सहूलत हो, उनको आफ़ियत और उनको इजीनेस किस रास्ते से पहुँचे, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत कोशिश करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ताकि हमारी जनता, जैसे देश का एक माहौल है आ रही भाई आज के, एक नफ़रत का माहौल है। एक सबसे अपॉर्चुनिटी हमारे मुमरा की ये रही कि बहुत लोगों ने हालात ख़राब करने की कोशिश चाही और कर भी रहे हैं, लेकिन हमने कभी वो कामयाब होने नहीं दिया। एक मुमरा एक ऐसा शहर है पूरी हिस्ट्री के अंदर जहाँ पर कभी आज तक कभी फसाद नहीं हुआ और इंशाल्लाह ना कभी आइंदा होगा। मुफ्ती साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कब मुमरा में आए या आप बॉर्न एंड बॉटम मुमरा के ही है या नहीं? मेरी पैदाइश 1987 की है और मुमरा का बाज़ार जो आप देखेंगे, पहले हमारा ख़ानदान था, जो हमारी फैमिली थी, वहीं पर हम लोग रहते थे। आपकी पैदावार मुमरा में हुई, आपने मुमरा से सारी तालीम हासिल की और मुमरा में ही बिज़नेस कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब आप मुमरा को 1987 के बाद से कितना डेवलप देख रहे हो? अरे भाई, जब मैंने अपना होश संभाला यहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि मुझे याद है मेरे बचपन में जब हम लोग दारुल मदरसे पढ़ा करते थे तो बड़ा ट्रेलर हमारे मुमरा के शहर से गुज़रता था। बहुत खड्डा होता था वहाँ पर। मुझे याद है कि ऑटो का हमेशा हड़ताल होता था, लोगों को घंटों लगते थे जाने के लिए। तो मुमरा एक ऐसी इमेजिन थी, मुझे याद है आज भी, कि हम लोग जब
आलिमियत क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो पसीने से हम लोग शराब बबूर होते थे। 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लाइट नहीं होती थी। वो मुमरा हमने अपनी आंखों से देखा है, और वो मुमरा भी हमने देखा है कि ATS के लोग हमेशा यहाँ पर आया करते थे, और जो क्रिमिनल लोग थे, देखो हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं आरिफ सर, और एक दहशत का माहौल होता था। लेकिन चूँकि अभी जिस तरह हमारा डेवलपमेंट, हमारा रास्ता चल रहा है, यकीनन डेवलपमेंट आहिस्ते आहिस्ते होता है। कोई एक साथ 100% कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन हम लोग उस सिम पे जा रहे हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60% हम लोग कामयाब है उस रास्ते में। जी साहब, आप NCP डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी हेड है या वो पोस्ट डिसॉल्व हो गई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू शरद पवार साहब स्टेटमेंट, उन्होंने बोला था कि पोस्ट होल्डर जितने भी है वो डिसॉल्व कर दिया है उन्होंने। तो आप जब तक थे या है, आपने क्या ऐसा माइनॉरिटी स्कीम मुमरा या मुमरा के लोगों के लिए लेके आए और उसका अवेयरनेस कैंपेन रन किया? तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को वो बताएं। देखिए आरिफ भाई, सबसे पहले पार्टी जो हमारी है वो चूँकि एक प्रोसेस से भी गुजर रही है, और प्रोसेस ब्लॉक है। आपने देखा कि हमारे कपिल सिब्बल साहब है जो फाइट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो फ़िलहाल तो हमारी पार्टी पूरी जो हमारी बॉडीज़ हैं वो डिसॉल्व है हमारी बॉडी, और चूँकि मैंने अपने टर्म्स पूरा कर लिया हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी हर एक को पास ऑन करूँ। जो आपके जूनियर हो या जो आपके सीनियर हो, अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलनी चाहिए। और मैंने खुद अवार्ड साहब से कहा है कि आप किसी और को बनाइए, ताकि एक नया चेहरा, एक नई एनर्जी, एक नई ताकत सामने खुल के आए। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि आपने अपने टर्म में क्या किया, तो मैं सर आपको बताऊं कि मौलाना आज़ाद स्कीम, अगर आप देखेंगे मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है हमारा यहाँ पर मंत्रालय के पास, उसकी बहुत सारी स्कीम्स आती है। जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं या जो ग्रेजुएट बनना चाहते हैं या जिनका इनिशियल फर्स्ट ईयर है जिनका, उनको तकरीबन हमने 25,000 रुपये जो फंड आते थे वो हमने उनको प्रोवाइड किए। और इसी तरह जो हमारे बच्चों ने ये फ़ायदा उठाया है मुफ्ती साहब? हम लोगों ने जब ये फॉर्म जब ही हमने कैंपेन स्टार्ट किया था तो तकरीबन 3 दिन का हमने ये कैंपेन रखा था, और 500 से ज़ायद बच्चों ने इसका ये फ़ायदा उठाया था। ये सिर्फ मुमरा में था या थाना डिस्ट्रिक्ट में? ये सिर्फ मुमरा के अंदर था। देखिए, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, क्या जो मौलाना आज़ाद स्कीम से जो फंड आते थे 25,000 रुपया पर स्टूडेंट, जिनको ग्रेजुएशन करना है या जो ग्रेजुएशन के लिए फ़र्स्ट ईयर में है, तो उनके लिए कुछ स्कीम थी जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, उन्होंने लाइव मुमरा में 3 दिन का कैंपेन रन किया और 500 से ज़्यादा बच्चों ने उसका फ़ायदा उठाया। और आरिफ सर, मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल के थ्रू कि हमारे सोसाइटी जो है या जो हमारा समाज है, सबसे बड़ा वीक ऑफ पॉइंट है कि उनका पेपर बहुत कमज़ोर होता है उनका। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि माइनॉरिटी फंड की तरफ से कोई बच्चा अगर बिज़नेस करना चाहता है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, जैन समाज का हो, सिख समाज का हो, बुद्धिस्ट समाज का हो, तो उसको सरकार पहले स्टेज का 2.5 लाख रुपए देती बिज़नेस करने के लिए। अब जब हमारे लोग उसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनके पास ITR ही नहीं होता है। आपके पास एटलीस्ट 1 साल का, मैं आपसे नहीं कहता 3 साल रखिए, आप 1 साल का अपना ITR तो रखिए। 1 साल आप किसी CA को पकड़िए, आपका बैलेंस 0 है, कोई मसला नहीं, आप 0 पर अपना ITR फाइल करिए कि भाई ये मेरा ITR नंबर है और ये तमाम मेरे ट्रांजैक्शंस की पूरी डिटेल्स है। और दूसरा आरिफ भाई, एक पेपर, एक सर्टिफिकेट बनती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कि आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये से कम है महीने की, और साल की अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख कम है, तो वीकर सेशन के सर्टिफिकेट बनता है। अगर वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो आपको वो लोन बहुत आसानी से मिलता है। मैं बहुत अफसोस कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आए, लेकिन पेपर ना होने की वजह से 75% वो फॉर्म रिजेक्ट हो गए। अच्छा, जो लोन हमारे यहाँ पास हुए, प्रधानमंत्री
आवास योजना या प्रधानमंत्री का हॉकर्स, प्रधानमंत्री आवास योजना तो घर के लिए होती है, घर के लिए। वो हॉकर्स के लिए हाँ। बीच में कुछ कोविड के दौरान एक लोन सैंक्शन हुआ था 10,000 रुपए का। सही बोल रहा हूँ? 10,000 रुपए का लोन सैंक्शन हुआ था कि वो इजी इंस्टॉलमेंट पे भर सके और अपना बिजनेस वापस चालू कर सके, क्योंकि कोविड के दौरान सारे बिजनेस बंद हो गए थे। तो वो स्कीम भी आपने लेके आई थी मुंबई में? लेके आई थी, और कई फॉर्म हमने भरे माशाल्लाह, और हज़ारों के ऊपर हॉकर्स ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं वापस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब कोई चीज़ गवर्नमेंट से एज ए अमानत सिक्योरिटी आप लेते हैं तो उसकी वापस करें, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। एज ए ईमान वाला, एज ए मुस्लिम और एज ए भारतीय, एज ए इंडियन, हम उसको पे करें वापस। और जब हम पे नहीं करते तो हम ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, और किसी एक के नहीं करने की वजह से ये चिंगारी सबके ऊपर फैलती है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर मुंबरा में 10 लोगों ने लोन लिया गवर्नमेंट का और 6 लोगों ने रिपे नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमने जब इतना फंड यहाँ पर दिया और हमको रिलीज़ हमारा पैसा वापस नहीं आया, तो वो जोन को ब्लैक लिस्टेड कर देती है। तो मैं सर आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोन जो गवर्नमेंट सरकार आपको देती है, ये आपका हक का पैसा है। ये ऐसा मत समझिए कि कोई आपके ऊपर ब्याज को कोई दे रहा है। आप जो टैक्स देते हैं, चाहे वो आपका घर का टैक्स हो, पट्टी टैक्स हो, आपका वाटर टैक्स हो, आपका इनकम टैक्स हो, आपका सेल टैक्स हो, आपका IT रिटर्न हो, ये जितनी भी आप टैक्स भरते हो, 100 में से 100 रुपये कोई इंसान कमाता है, आरिफ सर 100 रुपये, तो हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि 55 रुपये सिर्फ टैक्स में जाता है। तो ये पैसा आपका है, ये अमानत आपकी है। ऐसा मत समझिए कोई आपके दिमाग में डाल दिया तो सूद ब्याज का पैसा है, इसको मत लो, इसको हराम, ऐसा नहीं। ये पैसा आप लीजिए, अपना हक है। अपने कौम का फ़ायदा करिए, अपने समाज का फ़ायदा करिए, अपने मुल्क का फ़ायदा करिए, ITR रिटर्न करिए, जिससे हमारे देश को टैक्स जाएगा और हमारा देश तरक्की करेगा। मुफ्ती साहब, ये सारी बातें तो हो गई। डेवलपमेंट कितना हुआ है लास्ट 15 साल में? आपको क्या लगता है कि क्या चेहरा है डेवलपमेंट का मुंब्रा में? आप देख रहे हो रास्ते नहीं है, घंटों ट्रैफिक जाम है, हमारी माँ बहनें बच्चे परेशान रहते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास कि कहाँ और कौन से रास्ते से जाए। एक रास्ता शुरू हुआ था वो मित्तल ग्राउंड का, वहाँ से होते हुए वो दोस्ती भारत गेट के पास से आएगा और वो सिलफाटा निकलेगा, लेकिन वो MM वैली तक का ही बना है और उसके आगे कोई काम नहीं हो रहा है। और दूसरा रही बात, रोड तो चौड़े कर दिए, लेकिन क्या हो रहा है, वो चौड़े रोडों पे गाड़ी तो सिर्फ 2 ही लेन में, 1 लेन में चल रही है। तो इसी को डेवलपमेंट बोलते हो मुफ्ती साहब आप? देखिए आरिफ सर, ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि रोड हमारा 120 फुट रोड चौड़ा हो, और हम लोगों ने जब प्लान बनाया था तो हमारे जहन में ऐसा था कि आप जैसे यंगस्टर जो होते हैं, उन्होंने हमको राय दी थी कि बाईसाइकिलिंग का एक ट्रैक बनाना चाहिए, ट्रैक बनाना हो, बाइसाइकिलिंग का, जॉगिंग का, हाँ। बाइक्स का अलग हो, रिक्शा का अलग हो, फिर हैवी जो व्हीकल्स आती है जो हमारे कि उसका अलग हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन इतना है। मैं ये आपके चैनल बहुत ही साफ कर देना चाहता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ही हमारे मुंब्रा को एक दिन बर्बाद कर देगा। तो लेकिन मुफ्ती साहब, मुंब्रा में सत्ताधारी पार्टी कौन है? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है फिर? अगर आप खुल के बोल रहे हो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ही मुंब्रा की सब में बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुंब्रा का डेवलपमेंट रुका हुआ है, तो क्या कर रहे हैं लोग? अभी बीच में मैंने कुछ 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप का ट्वीट भी देखा था पानी के ऊपर। क्या उन्होंने कि पानी के बारे में बताया था कि आने वाले टाइम में पानी कम होगा, और भी क्योंकि इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, इलीगल टैपिंग चल रही है। तो सर, जब एक MLA और इतने नगर सेवक मिलकर ये कार्य को नहीं रोक रहे तो कौन रोकेगा? और क्यों नहीं रोका जा रहा है? धड़ल्ले से लोग काम कर रहे हैं। बस अब आरिफ साहब, ऐसा है कि हमारा डेमोक्रेसी ऐसे सिचुएशन में जा चुकी है जो हमारे खुद डेंजर डेमोक्रेसी की हमारे अवार्ड साहब सिर्फ एक MLA नहीं है, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, मतलब एक सेंट्रल रैंकिंग के एक मिनिस्टर थे। जब उन्होंने इलीगल के खिलाफ आवाज़ उठाई कि भाई मैं सिर्फ दोस्ती के पीछे का बैठ के बात नहीं करता, पूरे मुंब्रा की बात करता हूँ, कि जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि कुछ ऑफिसर्स महानगर पालिका के ऐसे हैं जो पर स्क्वायर फीट 300 रुपया लेते हैं, मैं 300 रुपया हमको पर स्क्वायर फीट दीजिए और धड़ल्ले से आप काम कीजिए। देखिए, आप जो मुंब्रा की जनता है और जो भी बाहर भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, साफ साफ कहना है कि गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी 300 रुपया पर स्क्वायर फीट के
मतलब उनको 300 रुपया दो पर स्क्वायर फीट का और आप धड़ल्ले से जीपी का या जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन करना है करो, यही बात है। बिल्कुल। यहाँ पे आरिफ सर, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उस ऑफिसर का नाम लिखा, उस ऑफिसर ने उनकी बच्ची को मारने की धमकी दी। कैबिनेट मिनिस्टर जिसके साथ फोर्स होती है कि सेंट्रल की भी और स्टेट की भी, उसको जान से मारने की धमकी दी। यहाँ तक कि उनकी बेटी को भी जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। और फिर जो आदमी कलेक्शन करता है, यहाँ तक कि हमारे अवार्ड साहब ने उस आदमी का भी फोटो ट्वीट किया कि भाई इसके थ्रू ये फंड, ये पैसा कलेक्ट होता है और ये पैसा वहाँ पर जाता है। ये बहुत ही हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। और जब तक इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, आरिफ सर मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे दोस्ती कॉम्प्लेक्स हमारा एक है यहाँ पर, आप इमेजिन करिए पीछे पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है और हर घर में आमतौर पर एक बाइक होती है, एक टावर में 2 कार या मैक्सिमम 3 कार तो होती है। जब उनके यहाँ पार्किंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, तो वो गाड़ियाँ नेचुरली कहाँ पर आएगी? रोड पर आएगी। और जब वो रोड पर आएगी तो हमारे हॉकर्स हमारे एक ट्रैक कब्जा ऑलरेडी करते हैं और दूसरे पर 22 गाड़ी पार्क होती है। मतलब आपके पास 4 ट्रैक थी तो 2 ट्रैक आपकी ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। नहीं मुफ्ती साहब, लेकिन जो आप हॉकर्स की बात करोगे, जैसे ही अगर आप मुमरा स्टेशन से कौसा की तरफ आने लगोगे, माशाल्लाह वहाँ से रोड तो चौड़े हो चुके हैं, लेकिन रास्तों पे हॉकर्स है। अभी देखिए वो भी मुमरा की है, वो भी कमाने के लिए बैठे हैं, ये चीज़ हम भी जानते हैं। लेकिन आपने डेवलपमेंट का क्या काम किया? अगर आपने डेवलपमेंट का काम किया होता, अगर रोड को वाइड आपने की कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, हम सब थैंकफुल है आप लोगों के कि आपने रोड वाइडन कर दिया, बड़ा हो गया। लेकिन वो रोड पे सालों से प्रॉब्लम चल रही है, क्यों उनको एक हॉकर जोन बना के नहीं दिया गया? अरे यहाँ तक हॉकर्स बेचारों के लिए एक शौचालय नहीं है मुमरा में, परेशान घूमते रहते हैं, हमारे मस्जिदों में जाते हैं वो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो फिर रोड पे खड़े हो जाएंगे कहीं पे भी। क्या ये सही है? डेवलपमेंट यही है? देखिए आरिफ सर, डेवलपमेंट काम तो हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं, क्योंकि हमारा मुमरा जो आबाद हुआ था, ऐसा नहीं कि हमारे एमएलए से पिछले 15 सालों से, इसके पहले से मुमरा आबाद है। आपकी और हमारी पैदाइश तो यहाँ की है, और जो आबादी बसी है, जैसे आपकी पैदाइश लंका की है, मेरी मुमरा स्टेशन की है, तो हमने अपने बचपन से अनसिस्टेमेटिक ये पॉपुलेशन और ये अनसिस्टेमेटिक बिल्डिंग को हमने देखा है। ठीक है, ये तो एक पार्ट मुमरा का हो गया। दूसरा जो लेकिन सर वो अनसिस्टेमेटिक बिल्डिंग पहले के कैसे थे और आज जो फोर्स में बनाया जा रहा है उनमें भी बहुत डिफरेंस है। मैं तो आप भी जीपी बिल्डिंग में ही रहते होंगे, आपकी जीपी बिल्डिंग आज भी साबित होगी, आज भी अच्छी मजबूत होगी। जहां मैं भी पैदा हुआ था वो भी 2 माले की बिल्डिंग थी, आज भी वो बिल्डिंग साबित है। तो ऐसा नहीं है कि जीपी बिल्डिंग पहले भी थी अभी भी है, दोनों सीधे बात तो सही है, लेकिन क्वालिटी और फ्लोर राइज जो बड़ा है उसमें जो इजाफा हुआ है, आपको क्या लगता है सेफ्टी पर्पज से बन रही है? बिल्कुल नहीं। मैं आरिफ सर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, और मेरी दुआ है अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और फिर दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, और फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ना करे कि हमारी बात की भी जो जनरेशन है कभी हमारे मुमरा में ऐसा हादसा हो। अगर माइनस स्केल के ऊपर, मैं प्लस की बात नहीं कर रहा, अगर माइनस स्केल के ऊपर भी कभी अर्थक्वेक आया ना आरिफ भाई हमारे मुमरा के अंदर, तो पूरे थाना कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, जिस हिसाब से लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग जितनी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है आरिफ भाई कर रहे हैं, और 7-7 माला 8-8 माला 9-9 माला ना जगह पार्किंग की, जिस घर के अंदर सूरज की रोशनी नहीं जाती ना आरिफ भाई, आप तो साइंस से पढ़े लिखे हो, उस घर में बीमारी पैदा होना 110% है उसके अंदर। कितनी सी आज जो बिल्डिंगें बना रही है, ना सूरज की रोशनी है, ना कुछ हवा की पासिंग है, बस बिल्डिंगें बनती जा रही है, और बस अल्लाह ना करे कि कभी हमारे मुमरा में ऐसे हालात हो। और मैं फिर से आपके चैनल के थ्रू ये कहूँगा, जो भी गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम देखती है, इनफ इज़ इनफ। हमारे दोस्ती के पीछे एक रिजर्व प्लॉट था स्कूल का, एक रिजर्व प्लॉट था गार्डन का, उसके ऊपर आज 7 माले की जीपी बिल्डिंग बन गई। अब दूर क्यों जाते हैं आप? अब इतना दूर मत जाइए, मेरी खिड़की आप खोलिए यहाँ से, यहाँ बाजू में एक रिजर्वेशन प्लॉट है सामने रोड पे, आज वहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जीपी बिल्डिंग का। सामने शिबी नगर के अंदर एक प्लॉट है रिजर्वेशन का, वहाँ पर करप्शन, इतने करप्ट लोग हैं हमारे यहाँ पर माशाअल्लाह,
कि उन लोगों ने रिजर्व प्लॉट की जो लाइब्रेरी का प्लॉट है, मालूम है कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे इसके अंदर, बच्चे आके हमारे पुस्तक, हमारी बुक, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर बनेंगे। आज उस जगह पर करप्शन कर लोगों ने इलीगल बिल्डिंग बना ली है। और जब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आता है तो फिर हमारे लोग रोते हैं कि यार देखो हमारी पूरी बिल्डिंग तोड़ दी है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कुछ इंसान की मजबूरी होती है, लेकिन जब आप अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपना जेवर बेचते हैं, अपनी खेती बेचते हैं, अपनी मूड़ी जमा करते हैं, तो एटलीस्ट आप उस जगह की तहकीक ज़रूर करिए। लेकिन मुफ्ती साहब, अभी जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ बिना सपोर्ट के कोई भी ऐसे कैसे ढलने से बिल्डिंग बना रहा है? नगर सेवक एनसीपी पार्टी के, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या हो रहा होगा, सिस्टम कैसा चल रहा होगा? क्या बिना उनके परमिशन के, या उनको भी डराया धमका जा रहा है क्या भाई बिल्डिंग बनाने दो, नहीं तो फला फला हो जाएगा, फला कर देंगे? देखिए आरिफ भाई, ऐसा है कि हमारे दीन, हमारी शरीयत के अंदर ऐसा है कि करप्शन वो नासूर है कि जब किसी समाज में पनपता है तो उसको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपने आप तबाह हो जाते हैं। आज हमारे ज़्यादा दूर में मत जाइए, मेन जड़ करप्शन ही है, चाहे वो हमारे नगर सेवक क्यों ना हो। मैं खुल के आपके चैनल पे कहता हूँ, चाहे वो हमारे नगर सेवक क्यों ना हो, बिल्डिंग बनती है, सभी को मालूम है कि 300 रुपये स्क्वायर फीट जो हमारे अवार्ड साहब ने जो ट्वीट किया था वो किस ऑफिसर को मिलता है, अब पर स्लैब पर कितना पैसा नगर सेवक को मिलता है, सभी को मालूम है, हकीकत है। तो ये करप्शन और ये करप्ट लोग, जब तक ये करप्शन दूर नहीं होगा, हमारा समाज दिन ब दिन नीचे गिरता जाएगा। अरे लेकिन मुफ्ती साहब, इनफ इज इनफ बोलने से या ऐसे ही अपने लोगों या दूसरों की निंदा करने से तो कुछ होगा नहीं। प्रॉब्लम की जड़ हमें पता है, अब ये जड़ से इसको ख़त्म कैसे करें? देखिए, मैं भी जानता हूँ कि कोई भी अच्छी या बुरी आदत इतने जल्दी ठीक नहीं होती है और इतने जल्दी गलत भी नहीं होती है, लेकिन जब हमें पता है प्रॉब्लम यहाँ है, तो आप कैसा देखते हो कि आने वाले टाइम में ये यूथ जो अभी आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुमरा को एक नई स्केल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये पुराने लोग मिलके इन यूथ को भी ख़राब कर देंगे? मैंने ये कई दफ़ा हमारे जो MLA को मैं बोल चुका हूँ कि जो हमारे MLA खुद कहते हैं कि नया जनरेशन पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वो वेल एजुकेटेड है, और जो आदमी एक एजुकेटेड रहता है तो करप्शन से बहुत वो दूर रहता है वो। तो अभी आइंदा हमारा इलेक्शन आने वाला है, आप देखेंगे कि हमारी पार्टी से जो यूथ होंगे और जो नया जनरेशन होगा, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बिल्कुल नहीं होंगे, उन लोगों को टिकट मिलेगी और हमारी पार्टी ऐसे लोगों को आगे करेगी ताकि एक सुनहरा बाब एक नया दरवाज़ा खोले और हमारा मुमरा तरक्की के रास्ते पर जैसे भी चल रहा है और मज़ीद तरक्की के रास्ते पर जाए। जैसे कि आपने कहा मुफ्ती साहब, क्या एनसीपी पार्टी दागदार लोगों को आने वाले इलेक्शन में टिकट नहीं देगी, तो ये जनता मुमरा की मान के चले कि आने वाले टाइम में मुमरा में यूथ का डोमिनेशन होगा और तरक्की की राह पे यूथ लेके जाएगा मुमरा को? बिल्कुल मान के चले नहीं, बल्कि मैं आपको आज एक कॉपी पर लिख के दे देता हूँ आरिफ भाई कि आने वाले दिनों में यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा ताकि वो मुमरा को रिप्रेजेंट कर सके। कि कितनी अफसोस की बात है आरिफ भाई कि जब महासभा जब होती है, आप सबका अटेंडेंस देखिए आप सबका, हाँ कोई 5 दिन गए तो 3 दिन गए कोई 10 दिन। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही हमारे जफर नुमानी साहब है जो सब में ज़्यादा महासभा में मुमरा के तरफ से प्रेजेंट है। और जफर नुमानी साहब के बारे में कुछ बात कहना भी चाहूँगा, वो और नेहा नायक मैडम, मुमरा की हॉकर्स यूनियन जो गुलाब पार्क में बनी है, शॉपकीपर एसोसिएशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं वहाँ के डेवलपमेंट के कार्यों को लेके। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ नोटिस की है भाई, कुछ लोगों को देखा है मैंने काम करते हुए, तो यहाँ पे मैंने बोला काम करते हुए देखा है। उनकी अटेंडेंस देखिए ना आरिफ भाई, हाँ, शर्म आती पढ़ने के कभी। मुमरा के बहुत सारे ग्रुपों में बीच में शेयर भी हुआ था। अच्छा, जब पार्टी ने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा कि भाई आप इतनी महासभा भी आप क्यों नहीं गए, तो किसी ने मालूम क्या सवाल बोले, मैं सिक ऑन लीव था, डॉक्टरों की लेटर होते हैं कि मैं तबीयत ख़राब थी मेरी ऐसी। जब आपकी तबीयत नहीं ख़राब रहती है तो यूथ को मौका दीजिए, जिनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है,
जो लोग अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो लोग अच्छा डिबेट कर सकते हैं, जो लोग अच्छी अपनी बात को एक अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं, जो लोग मुमरा के लिए फंड ला सके, मुमरा के ब्यूटिफिकेशन के लिए, मुमरा के बाकी जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंड ला सके, क्योंकि ये सारे फंड महासभा से ही आते हैं। लोग वहाँ पे डिबेट करते हैं, ठीक है, कि हमारे को हमारे शहर में हमारी ये गली में ये काम की ज़रूरत है, तो ही जाके वहाँ पे फंड पास होता है। लेकिन अगर वहाँ पे जब जाएंगे ही नहीं तो फंड कहाँ से मिलेगा? कितना आमदार निधि, खासदार निधि से काम होगा, है ना? वो कहावत मशहूर है आरिफ भाई कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। वो बात है, सही ये रोने की दूर की बात, ये जाते ही नहीं है तो रोएंगे कहाँ से? अभी बताओ कि फिर ऐसे में डेवलपमेंट कैसे होगा, और किस किस को कोई कोसे या किस किस को कोई क्या बात करे? ये तो अटेंडेंस तो सबके सामने है ना। हमारे एक मुंबई के आदमी इन्होंने आरटीआई मारी तो वो अटेंडेंस लिस्ट सबकी आई। हम लोग गाली देते हैं अपोजिशन को, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस तो शालम की थी उसके अंदर। देखिए, MIM पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं शालम आजमी साहब। हाँ, वहीं के नगर सेवक है ना। हाँ, हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, भी बोलेंगे भाई मुफ्ती साहब का ताल्लुक है। जो हकीकत है, जो रियलिटी, जो फैक्ट है, वो जो फैक्ट है, ये फैक्ट है। अच्छा आरिफ भाई, और एक कॉमेडी आपको बताता हूँ। जब सब बैठते हैं ना आपस में तो 4 का पैनल है। आपने देखा इंडिया पाकिस्तान में एक बॉर्डर होती है जो नॉन क्लेम लैंड होती है, कि जिसके ऊपर ना इंडिया दावा करता है और ना पाकिस्तान दावा करता है कि भाई यहाँ पर हमारी कोई सरकार नहीं है। तो ये जब 4 का पैनल बनता है ना, ये पता नहीं किसने पैनल बनाया, मुझे नहीं मालूम। जब इस नगर सेवक से बात करो कि यार ये फलाने मोहल्ले में या फलाने इलाके में, एरिया में ये काम, तो वो बोलता है भाई मेरा पट्टा नहीं है। अरे मुफ्ती साहब, आप तो दूसरे पट्टे की बात कर रहे हैं। आप खुद अपने डिस्प्यूटेड MLA के एरिया में रह रहे हो। आपके दोस्ती में कोई आधे लोगों का वोट जाता है राजू पाटिल साहब को, जो डोंबिवली कल्याण के MLA हैं। आधे लोगों का वोट जाता है हमारे MLA कलवा मुमरा के जितेंद्र आवाड़ साहब को। तो आप खुद एक डिस्प्यूटेड, तो ये डिस्प्यूट खत्म क्यों नहीं हुआ? या तो इधर MLA अवार्ड साहब के पास, या तो पूरा ये हिस्सा राजू पाटिल साहब के पास। मतलब ये डिस्प्यूट कौन क्लियर करेगा? क्योंकि मैंने देखा है पानी की समस्या को लेके बहुत सारे लोग अवार्ड साहब के पास भी गए। अवार्ड साहब आपकी दोस्ती में भी आए, आश्वासन दिया, पानी वाले लोगों से बात की, ठीक है। कुछ लोग उधर भी गए, कोशिश की बात करने की। लेकिन क्या होता है ना, डिस्प्यूटेड लैंड या डिस्प्यूटेड एरिया के वजह से उस जगह का कार्यकाल आप समझो सालों पीछे चला जाता है। आप इतना टैक्स भर रहे हो, आपके एरिया में एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। आपने कितनी जगह लेटर दिया होगा? क्या जगह लेटर दिया आपने? क्यों नहीं हुआ? मुफ्ती साहब, आप माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं थाना जिला के। थाना जिला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप इतने बड़े माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हो के अपने एरिया में एक लाइट का पोल क्यों नहीं लगवा पाए? आरिफ भाई, कई मरतबा फॉलोअप लिया गया, कई मरतबा लेटर दिया गया। जब अधिकारी के इंटेंशन ऐसा हो कि भाई मुझे करना नहीं है, तो आदमी चाबुक तो देगा नहीं उनके पीछे। अच्छा, मनसे वाला स्टाइल हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि संविधान के दायरे में ये आता नहीं है। तो फॉलोअप हम लोग कर रहे हैं और दुनिया उम्मीद पर कायम है, और हमारी उम्मीद है कि ये काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और कितना सब्र, और कितनी उम्मीदें, और कितना आश्वासन आप या आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं या कोई और भी पार्टी डेवलपमेंट के नाम पे मुमरा के लोगों को देगी? कितनी उम्मीद करें आप? 10 साल, 20 साल? आप बताएं हमें। देखिए, उम्मीद तो इंसान को हर एक से करना ही चाहिए उम्मीद, तो चाहे वो अपोजिशन ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का जो फार्मूला है वो एक सरकार में बैठी, अपोजिशन में बैठी, सभी का काम है काम करने का। और देखो आरिफ भाई, कैसा है ना कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाएँ आप और पूछे कि आपके पास फोर्स कितनी है जो पॉपुलेशन मुमरा की है, तो आज भी मुमरा पुलिस स्टेशन या डाइगर पुलिस स्टेशन के अंदर 60% फोर्सेस कम है हमारे। लेकिन सर कम है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, सिटी का मेंटेन है आरिफ भाई, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। अभी अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर डालेगा, ऊपर से पॉलिटिकली प्रेशर डालेगा, तो फिर वो किसकी सुने? और जनता इस बीच में क्या करे? पॉलिटिकल प्रेशर तो इतना होता है कि हमारा एक बेचारा एक MLA है, उसके ऊपर एक भुगोना दाखिल हो जाता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, और मुमरा के अंदर दाखिल होता है। तो सोचिए आप कितना उसके ऊपर प्रेशर रहता होगा पुलिस के ऊपर।
बहरहाल मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर है कि जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में, सियासत में, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर हम चेंज चाहते हैं तो यूथ को और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए, और जब वो आगे आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ का माहौल, यहाँ का सिचुएशन इंशाल्लाह चेंज होगी। मैं चाहूँगा कि व्यूवर जब ये वीडियो देखे तो कमेंट करके बताए कि ये जितना भी सवालात हुए हैं और जवाब मिले हैं, आपकी क्या राय है उसके ऊपर, क्योंकि आम मुमराकर की राय जानना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले एपिसोड में आप किसको देखना चाहोगे एज अ गेस्ट जिससे हम सवालात करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे कि जो हम उनसे पूछें तो आप वो भी कमेंट में दे सकते हैं। लास्ट सवाल मुफ्ती साहब, आप आने वाले टाइम में मुमरा को कैसे डेवलप होते हुए देखना चाहोगे? मैं आरिफ भाई सबसे पहले आपके सेकंड पार्ट पे आता हूँ। मैं मुमरा को इस शक्ल में देखना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे लोग घाट के ऊपर CBD या कुलाबा या बैंड्रा जाते हैं। मुफ्ती साहब, ये आपने जो बोला उसके ऊपर एक जवाब देखना चाहूँ। जो शक्ल की बात की और आपने बड़े बड़े अच्छे एरिया के नाम गिनाए, कुलाबा, बैंड्रा, घाटकोपर, आपको एक बात पता है कि मुमरा और थाना का लिटरेसी रेट क्या है? मतलब एजुकेटेड लोगों का कितना परसेंटेज लोग एजुकेटेड है पूरे थाने जिले में? नहीं, मुझे पूरा एक्चुअल फिगर 89.41% लोग एजुकेटेड है थाना डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें मुमरा भी आता है। 89.41%। अब आप सोचो, इतना अच्छा लिटरेसी रेट होने के बावजूद ये शक्ल है डेवलपमेंट की मुमरा में। क्या लोगों को 4 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 50 मिनट 1 घंटा लगता है? देखिए आरिफ भाई, किस ट्रैफिक के मसले के ऊपर अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, हमारे मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब ने भी लेटर वहाँ पर दिया था, जो ट्रैफिक के सीनियर इंचार्ज हैं, और वो लोग जो भी उनका तरीका है बाइक उठाने का या कार को करने का, वो उस काम को कर रहे हैं। और लेकिन मैं सेकंड पार्ट पे जाना चाहता हूँ। मैं मुमरा को कैसे देखना चाहता हूँ? मैं मुमरा को ऐसा देखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यूथ जो यहाँ से बैंड्रा जाते हैं या फिर CBD जाते हैं, तो जो नया सेकंड फेज़ हमारा मुमरा का बन रहा है, मैं तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ जोन, जैसा आप जोन निकालते हो, इकोनॉमिक जोन आप बना रहे हो, इंडस्ट्रियल जोन, स्लैटर हाउस वहाँ पर आप बनाएंगे, अब बनाइए, हम भी आपके साथ में। स्लैटर हाउस बनना चाहिए, लेकिन जिस तरह ऐसा बनाए कॉल सेंटर। अब जब ये नई मुंबई के स्लैटर हाउस की बात करें, शायद वहाँ पे भी तो GP नहीं बन रहा हो। नहीं वहाँ पर इंशाल्लाह नहीं बनेगा। नहीं, बता रहा हूँ क्योंकि पता ही नहीं ना कि जगह किधर है। नई मुंबई का जब ये एयरपोर्ट बनेगा आरिफ भाई, तो उसके 20 किलोमीटर ऐसा रेडिएशन होता है वहाँ पर कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथली मूव हो और वहाँ पर इकोनॉमिक जोन हो। तो मैं मुमरा को ऐसे देखना चाहता हूँ, जब सेकंड फेज़ बने तो जितनी भी टावर आप सैंक्शन कर रहे हैं उसमें से 20% लैंड एक्विजिशन आप करें जिसमें इकोनॉमिक जोन हो, सिर्फ जिसमें बैंकिंग सेक्टर हो, कॉल सेंटर हो, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ऑफिसेस होते हैं, लॉजिस्टिक ऑफिसेस हो, और इंपोर्ट के जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट, वो एक ऐसी 20% लैंड आप रिजर्व करिए। हाँ, क्या रिजर्व करिए, ताकि एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता कि 100% जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन 100 में से 35% तो आपको 100% मिलेगी। अरे 30 नहीं 20% भी मिल जाए ना मुमरा वालों के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आरिफ भाई, जैसे मैंने कहा कि हमारी एक जो लैंड है वो स्लाइड है एकदम, तो MIDC तो बनने से रही है। अब अगर MIDC बनना है तो आपको उत्तरशु तरफ जाना पड़ेगा, जो माउंटेन रेंज के 2 बीच के अंदर है। लेकिन चूंकि अब जब हमारा लोकेशन ही ऐसा है, तो मैं कमिश्नर साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आप कोई TMC प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, मैं किसी नाम नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सेकंड फेज़ के अंदर, आप उनको जब लीगल अथॉरिटी देते हो तो 20% आप ऐसे लैंड उसको रिजर्व करें जहाँ पर ऑफिसेज बने। आप लोधा में जाइए, आरिफ सर जब आप जाते हैं ब्रिज से लेफ्ट साइड, बैंकिंग की बड़ी है। मान लो अगर उस बिल्डिंग के अंदर 20,000 लोग तो काम करते होंगे दिन शिफ्ट के अंदर। अगर हमारे, आप सोचिए, गुमान करिए, सोचने में क्या जाता है, ख्वाब देखिए
कि हमारे मुंब्रा में ऐसी 10 बिल्डिंग है अरे और 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितना ख्वाब दिखवाओगे मुफ्ती साहब, बहुत ख्वाब देख लिए पिछले 15 सालों में। नहीं ख्वाब और उनको हकीकत बनते हुए देखने के लिए और पता नहीं कितने 30 साल 40 साल इंतजार करना पड़े, रहे नहीं रहे जिंदगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाली जनरेशन के लिए डेवलपमेंट की शक्ल का फेस सिर्फ डेवलपमेंट हो, प्रॉपर रास्ते हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, लोगों के लिए रोजगार हो, क्या मतलब लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, लोग अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, तो ये होगा प्रॉपर खुशहाल जिंदगी। हमारी भाई जब फैमिली खुशहाल हो तो मेरे जहन में एक प्रोजेक्ट था, जैसे अपने दोस्ती के सामने आप जो फाउंटेन आप जो देखते हैं, अगर उसको सही से बनाया जाए, पिकनिक पॉइंट मतलब यहाँ पर वो जो हमारी दरगाह है वहाँ पर अमृतनगर में, वहाँ पे जो झरना बहता है, ऐसा हमारे मुंब्रा का जो माउंटेन जो कट एरिया है ना, अगर वहाँ पे लोकेशन बनाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को लोनावाला जाने की या बाहर जाने की ज़रूरत हो, बल्कि एक इकोनॉमिक जोन बनेगा छोटा छोटा। अरे लेकिन मुफ्ती साहब, सरकार पूरा मुंब्रा का प्रशासन जो बोलते हैं ना, जो मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, वो तो एनसीपी पार्टी का ही था। गार्डन तो बचे नहीं मुंब्रा में। अरे भाई देखिए, तो आपका ख्वाब बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपने जो सोचा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है, रेवेन्यू जनरेट होगा, मुंब्रा की इकोनॉमी में एक इजाफा होगा। लेकिन जो बेसिक एमिनिटी है लोगों के लिए, जैसे गार्डन्स हो गए, कहाँ है? जो थे वो भी टूट गए। और जो अभी एक आध बचे, अभी जैसा शिमला पार्क चले जाओ, बेचारे हमारे इमरान तुर्मे साहब कितने बार फंड से उसको रिपेयर करते हैं, क्योंकि एक ही गार्डन में उतना लोड आ जाता है तालाब पाली पे, तो कैसे सस्टेन करेगा? जो थे जगह वो टूटवा दिए, शौचालय रस्तों पे थे वो टूट गए, वहाँ पे लॉजे बन रहे। ये अच्छा लग रहा है, ये डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। नहीं, लॉजेस तो आरिफ भाई लॉजेस नहीं बन रहे। उस रिपोर्ट की पूरी तहकीक हुई तो उन्होंने हमारे सुभाष भुपेर साहब जो हमारे एमएलए हैं, वो उनकी लैंड है वहाँ पर, उनका कैब का उनका एक ऑफिस है, तो उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया मैं इसको लॉज नहीं बना रहा हूँ, एक हमारा एक होटल है और जैसे उनका शिवसेना शाखा होता है उस हिसाब से वो रूम्स बना रहे हैं उसको काम करने के लिए। तो और दूसरा आरिफ भाई जब कहते हैं ना कि भाई आपने कहा कि शौचालय था उसको तोड़ा गया, रोड को एक्सपांड किया गया, तो जब कोई बड़ी चीज़ें पानी होती है तो छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन कुर्बानी नहीं, कुर्बानी समझ रहा हूँ मुफ्ती साहब, कुर्बानी समझ रहा हूँ, कुर्बानी तो लोगों ने भी दी है, लेकिन कुर्बानी के बाद रोड तो चौड़ा हो गया, वहाँ पे आज रिक्शे खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है, रोड तो वो यूज में नहीं आया। आपने एक जगह से शौचालय तोड़ा या कुछ गार्डन तोड़ा, आप कहीं और तो उसको बसाए, आप तो उजाड़ के चले जा रहे हो, पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। मैं आवाज साहब को अक्सर बोलता हूँ कि आप फलस्तीनी हो, आप दोनों तरफ से मार खाते हो, तो हंसते बोले कैसे? बोले जब तुम रोड चौड़ा करते हो तो अब लोग बुरा भला कहते हैं, और हॉकर्स के ऊपर जब कार्रवाई कराते हैं तो हमारे अवार्ड से लोग बोलते हैं यहूदी आदमी है, ये मुसलमानों को बिजनेस करने नहीं देना चाहता। तो ये मतलब ऐसा है, 100 मुंह 100 बातें, लेकिन तो आप समझ रहे हो सिनारियो। अच्छा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, डेवलपमेंट हुआ है मुंब्रा में और ये रोड चौड़ा हुआ, लेकिन ये रोड यूज में आ रहा है क्या? किसका काम है ये रोड यूज में लेके आने का? वहाँ पे हॉकरों का, वहाँ पे हॉकर्स लगा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़े हो रही है, रोड तो अभी भी वही 2 लेन का ही यूज हो रहा है। अरे आप प्रशासन को बोलिए क्या भाई, इनको रिमूव करिए और उनको कहीं और रिहेबिलिट करवाइए। आरिफ भाई हमारी पूरी प्लानिंग थी कि अगर ये सभा कंटिन्यू चलती महानगर पालिका की, तो इसकी प्लानिंग ये थी कि मित्तल जो ग्राउंड है उसका जो फर्स्ट पेज जो खाली आगे जो आप देखते हैं छोटा सा पार्ट खाली जहाँ पे झूला वगैरह सब लगता है, तो ये प्लानिंग थी कि उनको वहाँ पर बसाया जाए सिस्टमेटिकली कि आप यहाँ पर बसिए, रोड पूरा आप खाली करिए। लेकिन चूंकि हमारी सभा भंग हो गई है, अभी सब जानते हैं नगर सेवक सब डिसॉल्व हो गए हैं। कितने साल पहले हुआ मुफ्ती साहब ये डिस्कशन? ये तकरीबन 5-6 महीना हो गया। बस रोड को चौड़ा हो गया तो 3-4 साल हो गए। नहीं आरिफ भाई 3-4 साल यकीनन हुए हैं। जो कोविड का पीरियड कितना गया इसके अंदर, 2 साल का कोविड का पीरियड गया इसके अंदर। प्लानिंग करने में आरिफ भाई ऐसा नहीं है कि किसी एक महीने में सारी प्लानिंग की जाए और उसको पुटअप किया जाए, उसके लिए बहुत सारे परमिशन लगते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं। मैं फिर से यही चाहूँगा कि हमारा मुंब्रा तरक्की करे, और जैसा आपने कहा कि रोड की समस्या वाकई समस्या है रोड की। मैं खुद भी पर्सनली जब किस्मत कॉलोनी अपने अम्मी अब्बू से मिले जाता तो कितनी ट्रैफिक झेलता हूँ मैं खुद पे मालूम हो, और इसके ऊपर हमारे ट्रैफिक जो इंचार्ज हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो महकमा है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर इसका रिजल्ट हमको देखने मिलेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात कही मुफ्ती साहब ने।
तो अभी आज का ये एपिसोड हम इधर ही ख़त्म करते हैं। आप लोगों की क्या राय है मुफ्ती साहब की सारी बातें सुन के, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी अगर मुमरा करके दिल में जहन में कोई सवाल है जो वो कोई नेता या कोई सोशल वर्कर से पूछना चाहता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका।